स्कैरी प्रजापति। मुझे मार दो, लेकिन मेरे का गाउन को छोड़ दो। मैं सब कुछ से लूंगा। आज तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, और इस पूरे गांव के किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। हिमालय की तलहटी में बसा था छोटा सा गांव बर्फपुर। दिसंबर खत्म हो चुका था, लेकिन जनवरी ने अपनी पूरी क्रूरता दिखा दी थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे, जैसे स्वर्ग की सारी सफेदी धरती पर उड़ेल दी गई हो। पेड़ों की डालियां बर्फ के बोझ से झुककर जमीन को छू रही थी। हवा में बर्फ के कण इतने घने थे कि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। गांव के उत्तर में एक पुराना अधबना घर था। उसकी छत पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। अंदर एक अलाव जल रहा था, जिसकी लपटें कमरे की दीवारों पर नाच रही थी। अलाव के चारों ओर 3 लोग बैठे थे। बुढ़ा काशीनाथ, उसका पोता राहुल और गांव का डॉक्टर मोहन। दादा, ये बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। राहुल ने अलाव में एक लकड़ी डालते हुए कहा। उसकी आवाज में थकान और डर दोनों थे। काशीनाथ ने अपनी झुर्रीदार आंखें बंद की। बेटा, मैंने अपने 80 साल के जीवन में ऐसी बर्फबारी नहीं देखी। ये सिर्फ बर्फ नहीं है, इसमें कुछ और है। क्या कह रहे हैं दादाजी? डॉक्टर मोहन ने पूछा। उसने अपना कोट कसकर पकड़ा। कमरे में भी ठंड घुस आई थी। काशीनाथ ने आंखें खोली। सुनो, तुम्हें बर्फ गिरने की आवाज सुनाई दे रही है ना? वो सामान्य आवाज नहीं है, उसमें एक गुनगुनाहट है, जैसे कोई गा रहा हो। तीनों चुप हो गए। सचमुच बाहर बर्फ गिरने की आवाज में एक अजीब सी लय थी, एक उदास, दर्द भरी गुनगुनाहट। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। पिछली बार ऐसी बर्फबारी हुई थी सन 1947 में। उस साल मेरी उम्र बस 5 साल थी। पूरा गांव बर्फ में तप गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि बर्फ चमकने लगी थी। रात में चमकती बर्फ। चमकती बर्फ? डॉक्टर मोहन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, 3 दिन बर्फबारी होती रही। चौथे दिन जब बादल छटे तो रात में सारी बर्फ हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी, जैसे पूरे गांव पर चांदनी बरस रही हो। पर चांद तो बादलों के पीछे था, और उस चमकती बर्फ के नीचे से। काशीनाथ रुक गया। उसकी आंखों में एक डर था जो 70 साल बाद भी मरा नहीं था। क्या मिला दादा? राहुल ने धीरे से पूछा। चलो सो जाओ, ये सब बातें अब नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस रात जब सब सो गए तो राहुल की नींद उचट गई। उसे बाहर से आवाजें आ रही थी। कोई रो रहा था, एक औरत या शायद एक बच्चा। वो खिड़की के पास गया। बर्फ अभी भी गिर रही थी, पर अजीब बात यह थी कि खिड़की के बाहर जो बर्फ जमी थी वो अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी, जैसे कोई अदृश्य रोशनी उसे प्रकाशित कर रही हो। राहुल ने खिड़की खोली। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, और उसके साथ आई एक आवाज, मेरी मदद करो। राहुल ने बाहर देखा। बर्फ में एक आकृति खड़ी थी, एक लड़की, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए। उसकी आंखें इतनी बड़ी थी कि चेहरे का बाकी हिस्सा गायब सा लगता था। और वो लड़की, वो हल्की सी चमक रही थी, जैसे उसका शरीर खुद ही रोशनी दे रहा हो। तुम कौन हो? राहुल ने कांपते हुए पूछा। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे दादा ने भुला दिया। लड़की ने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से बर्फ की चमकदार बूंदें टपक रही थी। मुझे अंदर आने दो, ठंड लग रही है। राहुल ने खिड़की बंद कर दी। वो पीछे हटा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसने फिर देखा तो लड़की गायब थी।
लेकिन खिड़की पर एक हाथ का निशान था, चमकती हुई बर्फ का। वो निशान रात के अंधेरे में हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। सुबह होते ही राहुल ने दादा को सब कुछ बताया। काशीनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो वापस आ गई। कौन दादा? क्या बात कर रहे हैं आप? काशीनाथ ने एक गहरी सांस ली। 1947 की बात है। उस साल एक लड़की आई थी हमारे गांव। नाम था उसका काव्या। वो शहर से भागकर आई थी। उसके पिता उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहते थे। हमने उसे शरण दी। फिर क्या हुआ? फिर वो बर्फबारी शुरू हुई। 3 दिन तक बर्फ गिरती रही। काव्या हमारे घर में रही, पर चौथे दिन वो गायब हो गई। हमने पूरे गांव में खोजा, कहीं नहीं मिली। और फिर बर्फ चमकने लगी। रात में पूरी बर्फ नीली रोशनी से जगमगा उठी। लोगों ने कहा काव्या ने श्राप देकर जान दी है। उसकी आत्मा अब हमेशा इस गांव में भटकेगी और बर्फ को चमका देगी। लेकिन दादा, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? काशीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। राहुल हैरान रह गया। हाँ, हमने उसे बाहर निकाल दिया। उस ठंड में, उस बर्फबारी में। अगली सुबह वो गायब थी। हमें लगा वो चली गई, पर अब समझ आता है वो मर गई उसी बर्फ में। और अब उसकी आत्मा वापस आई है, वो चमकती बर्फ के रूप में। उस दिन शाम ढलते ही पूरा गांव चमकती बर्फ से ढक गया, जैसे किसी ने रातों रात पूरे गांव पर जादुई रोशनी बिखेर दी हो। बर्फ से नीली सफेद रोशनी निकल रही थी। लोग डर के मारे घरों में दुबक गए। बच्चे रोने लगे। बुजुर्गों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया। ठाकुर सिंह 1947 में गांव के मुखिया थे। ठाकुर सिंह का घर गांव के दूसरे छोर पर था। राहुल चमकती बर्फ पर चलते हुए वहां पहुंचा। हर कदम पर बर्फ चमक उठती थी, जैसे उसके पैरों से रोशनी फूट रही हो। ठाकुर सिंह बिस्तर पर पड़े थे। उनकी आंखें बंद थी। पर जब राहुल ने काव्या का नाम लिया तो उनकी आंखें खुल गई। तुम्हें कैसे पता? ठाकुर सिंह ने कांपती आवाज में पूछा। दादा ने बताया। कृपया सच्चाई बताइए, काव्या का क्या हुआ? ठाकुर सिंह ने एक लंबी सांस ली। काव्या, वो मेरी बेटी थी। क्या? राहुल के होश उड़ गए। हाँ, गुप्त रूप से। उसकी माँ एक शहरी औरत थी। मैंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। जब वो शहर से भागकर आई तो मैंने उसे पनाह देने से मना कर दिया। मैं डर गया कि लोग क्या कहेंगे। मैंने काशीनाथ को कहा कि उसे घर से निकाल दे। लेकिन आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि मैं काहिर था। मैंने अपनी इज्जत को अपनी बेटी से ज्यादा अहमियत दी। और उस रात जब वो बर्फ में निकली तो मैंने खिड़की से देखा। मैंने देखा कि वो कैसे गिरी, कैसे बर्फ में दबी, और मैं कुछ नहीं कर पाया। आपने उसे बचाया नहीं? नहीं। अगले दिन जब बर्फ चमकने लगी तो मैं समझ गया वो मेरे पापों की रोशनी थी, मेरी कायरता की चमक। और तब से हर साल जब भी भारी बर्फबारी होती है, बर्फ चमकने लगती है। काव्या की आत्मा याद दिलाती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो रोशनी उसकी आवाज है। राहुल चुपचाप बैठा रहा। उसे समझ आ गया था, ये कोई अलौकिक श्राप नहीं था, ये इंसानी पापों की रोशनी थी। राहुल ने पूछा, क्या इसे रोका जा सकता है? माफी से। लेकिन माफी कौन देगा? मैं तो अब मरने वाला हूं, और तुम्हारे दादा वो भी अपने अंत के करीब हैं। राहुल ने फैसला किया, वो काव्या को माफी दिलाएगा। उसने गांव के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया। काशीनाथ, ठाकुर सिंह और अन्य जो 1947 में गवाह थे।
वे सब चमकती बर्फ पर चलते हुए गांव के बीचों बीच पहुंचे। राहुल ने ऊंची आवाज में कहा, काव्या, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हम जानते हैं कि हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। हम कायर थे, हमें माफ कर दो। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर हवा में एक आवाज गूंजी, पिताजी, क्या तुम मुझे माफ करोगे? ठाकुर सिंह गिर पड़े। उन्होंने जमीन पर सिर टेक दिया। मैं माफी मांगता हूं बेटी। मैंने तुझे वो प्यार नहीं दिया जिसके तू हकदार थी। मुझे माफ कर दो। तभी एक अद्भुत घटना हुई। चमकती बर्फ की रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी, जैसे कोई उसे बुझा रहा हो। आसमान से सामान्य सफेद बर्फ गिरने लगी और चमकती बर्फ उसके नीचे दबती चली गई। रोशनी का मंद पड़ना, लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे 70 साल का बोझ उतर गया हो। शाम को जब बर्फबारी रुकी तो सारी बर्फ फिर से सामान्य सफेद थी। कोई चमक नहीं थी। गांव फिर से शांत हो गया। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। क्या सच में सब ठीक हो गया? काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, कभी कभी माफी ही सबसे बड़ा जादू होता है। और सच्चाई, वो कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, उसे स्वीकार कर लेना ही शांति लाता है। उस रात राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ पर एक युवती खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। वो अब चमकती नहीं थी, बस एक सामान्य सी लड़की की तरह खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल जानता था कि काव्या को अब शांति मिल गई थी, और गांव को भी। चमकती बर्फ का रहस्य अब रहस्य नहीं रहा था। वो एक सबक था, माफी का, सच्चाई का और इंसानियत का।